हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक्स यूपीएससी इंटरव्यू और अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अन अकेडमी का एजुकेटर। आज हम लोग एक स्पेशल सेशन में मिले हैं। केशवानंद भारती केस पर कुछ ऐसी चर्चा करूंगा जिससे आप लोगों का सामान्य ज्ञान जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। और कुछ चर्चा ऐसी होगी, उम्मीद करता हूं कि वो फर्स्ट टाइम होगी। इसी केस से संबंधित कुछ ऐसे पहलू मैं आपके सामने रखूंगा जो आपको बहुत ज़्यादा जो है जीके के लिए तैयार करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना समय गंवाए। केशवानंद भारती केस एक छोटी सी चर्चा है जिसमें हम लोग काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास यहाँ से। उसके पहले जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस मैं डेली शाम को 6 बजे लेता हूँ क्लासेस, आप कभी मिस ना करें। एडिटोरियल एनालिसिस बहुत डेप्थ में करता हूँ, मजा आएगा। और उसके बाद इन्हीं एडिटोरियल्स पर करंट अफेयर्स का रात को 7:30 बजे मैं प्रीलिम्स पर एमसीक्यू कराता हूँ, 7:30 बजे पीएम अन अकेडमी के ऐप पे। तो ये आप कभी ना छोड़े। इसके अलावा अन अकेडमी पर बहुत कुछ अवेलेबल होता है, पूरी यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं। ये मेरे बारे में जानकारी है, जिन बच्चों को जानकारी अपने एजुकेटर के बारे में चाहिए होती वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इस समय 4-in-1 ऑफर चल रहा है जबरदस्त रूप से, यानी कि जो बच्चे एडमिशन लेंगे कब से, यानी कि 26 मई तक जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे 1 साल 2 साल 3 साल में, जबरदस्त यानी 35% डिस्काउंट चल रहा है ऑप्शनल और जीएस दोनों के लिए। यानी अगर आप कॉम्बो ऑफर लेते हैं तो बहुत बड़ा स्तर पर डिस्काउंट चल रहा है। ऑप्शनल पे 35% का डिस्काउंट चल रहा है और आपको एसके लाइव कोड यानी मेरा कोड यूज करना है। आपको एसके लाइव कोड यूज करना है, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आप एसके लाइव कोड यूज करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल, यानी एसके लाइव कोड मेरा कोड, इसके साथ आप 25% प्लस 10% यानी जबरदस्त। और मेरा ब्रांड न्यू फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल, जो 24 मई से है। पूरा फाउंडेशन कोर्स है और जीएस का एथिक्स और एसे से यह जस्ट स्टार्ट हुआ है, आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जीएस 1 2 3, फिर इसके बाद जीएस 1 2 3, फिर प्रीलिम्स और फिर आंसर राइटिंग। तो एक कंप्लीट पैकेज है, आप मेरे साथ यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय भाषा खंड से बैच स्टार्ट होगा 24 मई को। अगर आप केवल ऑप्शनल लेना चाहते हैं, तो मात्र 24,000 की फीस में आप पूरा यहां पर तैयारी कर सकते हैं। तो जिनको भी वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य लेना है वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केशवानंद भारती केस, मेरे साथ कुछ नई बातें हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे और मैं चाहूंगा कि अगर कुछ नई बातें आप सीखें तो कमेंट करके मुझे बताएं भी कि आपने कुछ नई बातें सीखी हैं। तो सबसे पहले 24 अप्रैल 1973 का दिन इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों है? दो घटनाएं एक साथ घटित होती हैं 24 अप्रैल 1973 को। एक तरफ भारत के क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का जन्म होता है और यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि सचिन तेंदुलकर को इतिहास क्यों याद रखता है। तो 24 अप्रैल 1973 को भारत में दो बड़ी घटनाएं घटती हैं। एक होती है यानी कि कला के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में कह सकते हैं, और दूसरी घटना 24 अप्रैल 1973 की घटित होती है, यह न्याय शास्त्र के क्षेत्र में यानी न्यायिक क्षेत्र में, न्याय शास्त्र के क्षेत्र में। और वह घटना होती है आपके सामने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट का दिया गया फैसला। दोनों डेट देखिए कितना कोइंसिडेंट होता है, कभी कभी इतिहास बनाने वाली शख्सियतें एक साथ आती हैं। तो केशवानंद भारती केस, जो कि ना वकील थे ना जज थे, लेकिन उसके बाद भी भारतीय न्यायशास्त्र में वो अमर हो गए। समझ रहे हैं ना, वो भारतीय न्यायशास्त्र में अमर हो गए। और वह दिन था 24 अप्रैल 1973 और 24 अप्रैल 1973 सचिन का जन्म। दोनों घटनाएं, लेकिन हमारा फोकस होगा 24 अप्रैल की जो दूसरी घटना है, यानी इसी दिन भारत के न्यायिक शास्त्र के इतिहास में एक और परिघटना हुई। यह घटना थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, यही फैसला हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक्चुअल में यह ऐतिहासिक फैसला क्या रहा। ये वो केस था जिसने हमें याद दिलाया, क्या याद दिलाया? कि सरकारें संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। इसने हमें क्या याद दिलाया? कि सरकारें संविधान के ऊपर नहीं हो सकती। यानी सबसे ऊपर क्या है? यानी याद रखिएगा, सबसे ऊपर संविधान है। यहां से इस केस ने हमें और क्या बताया? कि इस केस ने हमें बताया कि भारत में सत्ता का स्रोत संविधान है। यह इस केस ने हमें बताया, वो यहां पर है। याद रखिए, इस केस ने हमें बताया कि संविधान सुप्रीम है। यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, यह बताया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। वह संसद में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान को संशोधित करने की संसद की शक्ति असीमित नहीं है। यानी वह क्या है? न्यायिक निर्णय के अधीन है। यह था 24 अप्रैल 1973 के न्यायिक शास्त्र के इतिहास में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का यह मामला। आई होप यहां तक पिक्चर आपकी क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले एक परिचय लेते हैं, एक्चुअल में केशवानंद भारती साहब थे क्या? ना तो वकील थे, ना जज थे, ये क्या थे? जिनके नाम पे न्यायिक शास्त्र के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन, एक बहुत बड़ा निर्णय, एक बहुत बड़ा इतिहास दर्ज है, और वह है आधारिक संरचना का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो केशवानंद भारती का थोड़ा सा यहां पर हम लोग इंट्रोडक्शन सीखते हैं, यानी इनका परिचय देखते हैं। परिचय क्या है? वह धर्मगुरु जिसकी कोशिशों से भारत एक लोकतंत्र के रूप में बचा रह सका। पहला परिचय इनका यह है, याद रखिएगा। केशवानंद भारती के मामले के चलते संसद और न्यायपालिका के बीच एक संतुलन कायम हो सका। संसद और न्यायपालिका के बीच, यानी एक तरफ संसद, एक तरफ न्यायपालिका, इनके बीच का जो संतुलन है, जो बैलेंस है, वो बैलेंस कायम हो सका, जो इस फैसले के पहले 23 सालों में संभव नहीं था। यानी 24 अप्रैल 1973 के पहले, 24 अप्रैल 1973 के पहले क्या होता था? कभी संसद सुप्रीम हो जाती थी, यानी ये पेंडुलम यहां आता था, तो फिर न्यायपालिका हो जाती थी, फिर संसद हो जाती थी, फिर न्यायपालिका हो जाती थी। एक लड़ाई चल रही थी वर्चस्व की। लेकिन 24 अप्रैल 1973 को यह स्थिति हो गया कि दोनों में संतुलन कायम हो गया कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, परंतु आपका संविधान संशोधन करने का अधिकार असीमित नहीं है। आपका संविधान संशोधन करने का अधिकार असीमित नहीं है। और इसी केस में आधारिक संरचना या मूल संरचना की संकल्पना आई कि आप संविधान में तो संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। संविधान के मूल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। यह चीज यहां पर आपको ध्यान में रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं यहां से, क्या है केशवानंद भारती केस? थोड़ा सा इसके बारे में, हालांकि हम इंट्रोडक्शन से समझ गए, लेकिन फिर एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यानी देश के न्यायिक इतिहास में इंटरेस्ट रखने वाला, देश के न्यायिक इतिहास में रुचि रखने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो केशवानंद भारती केस के बारे में कुछ ना कुछ ना जानता हो, या उसने केशवानंद भारती केस के बारे में ना सुना हो। यह है केशवानंद भारती केस की इंपॉर्टेंट। 24 अप्रैल 1973, ये डेट याद रखिएगा, इतिहास रचने वाली डेट है। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में दिए गए एक ऐतिहासिक पहले के फैसले के चलते कोर्ट कचहरी की दुनिया में वो लगभग अमर हो गए केशवानंद भारती। हालांकि बहुतों को यह जानकर आश्चर्य हो सकता है, बहुतों को यह जानकर आश्चर्य हो सकता है, क्या आश्चर्य हो सकता है? कि न्यायिक दुनिया में अभूतपूर्व लोकप्रियता के बावजूद, यानी कि न्यायिक शास्त्र में अभूतपूर्व लोकप्रियता के बावजूद केशवानंद भारती ना तो कभी जज रहे और ना कभी वकील रहे। तो आपको जानना है कि ये क्या रहे। यानी केशवानंद भारती के बारे में आपकी जीके की दृष्टि से आपकी यह जिम्मेदारी बनती है, केशवानंद भारती केस के बारे में आप जानें, केशवानंद भारती केस के बारे में आप जानें। तो केशवानंद भारती ना तो कभी जज रहे और ना कभी वकील रहे। फिर उनकी प्रसिद्धि का कारण क्या रहा? उनकी प्रसिद्धि का कारण रहा कि बतौर मुवक्किल, यानी बतौर एक नागरिक मुवक्किल, सरकार द्वारा अपनी संपत्ति के अधिग्रहण को, यानी उनकी संपत्ति को अधिग्रहित किया जा रहा था केरल राज्य सरकार के द्वारा, केरल राज्य भूमि अधिनियम के अंतर्गत। तो उस इनकी भूमि को अधिग्रहित ना किया जाए, इसको अदालत में चुनौती देने से जुड़ा रहा है। उनकी ख्याति का कारण तो बतौर मुवक्किल सरकार द्वारा अपनी संपत्ति के अधिग्रहण को अदालत में चुनौती देने से
जुड़ा रहा है, ये एक एक चीज आप जानिए। अब आइए इनकी थोड़ी पृष्ठभूमि समझने की कोशिश करते हैं, परिचय समझने की कोशिश करते हैं। केरल के शंकराचार्य कहे जाते हैं, ये केरल के शंकराचार्य कहे जाते हैं। ये देखिए एक केरल का ये एरिया है कासारगोड़। कौन सा एरिया है? कासारगोड़। तो कासरगोड़ या कसारगोड़ आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, कासरगोड़ आप देख सकते हैं, या केरल का मैप है। तो कासरगोड़ जो है केरल का सबसे उत्तरी जिला है, यानी ये देख सकते हैं सबसे उत्तरी जिला। इसके पश्चिम में समुद्र है, आप देख सकते हैं इसके वेस्ट में समुद्र है, और पूर्व में कर्नाटक है, यानी यहां पर पूर्व में कर्नाटक है कासरगोड़ के। इस इलाके का सदियों पुराना एक शैव मठ है। इसी कासरगोड़ में एक शैव मठ है जो एडनीर में स्थित है, यानी इसी कासरगोड़ में एक जगह है जिसका नाम है एडनीर। तो मेरे प्यारे बच्चों, एडनीर एक शैव मठ था और ये उसी शैव मठ के शंकराचार्य थे। तो ये भी कभी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि एडनीर इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है, यानी एडनीर इतिहास में क्यों प्रीलिम्स? तो शैव मठ के कारण ये प्रसिद्ध है। यह मठ किसने बनवाया था? 9वीं सदी के महान संत और अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रणेता, उनके पितामह आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। यह मठ किससे जुड़ा हुआ? शंकराचार्य से, जो कि शैव मठ है। शंकराचार्य के 4 शुरुआती शिष्य थे, उनमें से एक थे तोतकाचार्य, और तोतकाचार्य ने ही यह मठ स्थापित किया। कौन सा? एडनीर का शैव मठ। यह ब्राह्मणों की तांत्रिक पद्धति का अनुसरण करने वाली स्मार्त भागवत परंपरा को मानता। अब यह फिर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। क्या यह जानकारी आपके पास थी? क्या यह जानकारी आपके पास थी बच्चों? बताइएगा। यानी ये जो मठ है एडनीर शैव मठ, तो यहां ब्राह्मणों की तांत्रिक पद्धति का स्मरण करने वाली एक स्मार्त भागवत परंपरा है। यानी स्मार्त भागवत एक धार्मिक पद्धति है जिसमें तंत्र को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो तोतकाचार्य थे, उन्हीं की परंपरा में यह मठ स्थापित हुआ। कौन सा? एडनीर मठ। यह ब्राह्मणों की तांत्रिक पद्धति का अनुष्ठान करने वाली स्मार्त भागवत परंपरा को मानता है। यह चीज यहां पर आप ध्यान रखिएगा। मैंने कहा था ना केशवानंद भारती केस में बहुत सी चीजें आपको अलग से बताऊंगा। इस मठ का इतिहास करीब 1200 वर्ष पुराना माना जाता है। यही कारण है कि केरल और कर्नाटक में इसका काफी सम्मान है। तो शंकराचार्य जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, उनकी क्षेत्रीय पीठ का दर्जा प्राप्त है, यानी रीजनल पीठ। जैसे कि एक केंद्र हो गया उसका रीजनल, तो शंकराचार्य की क्षेत्रीय पीठ का दर्जा प्राप्त होने के कारण इस मठ के प्रमुख को केरल के शंकराचार्य का दर्जा दिया जाता है। इसका मतलब है कि एडनीर मठ के मुखिया थे केशवानंद भारती, और केशवानंद भारती को केरल का शंकराचार्य कहा जाता है। इसीलिए स्वामी केशवानंद भारती केरल के मौजूदा शंकराचार्य कहे जाते थे। उन्होंने, यानी केरल के शंकराचार्य यानी कि केशवानंद भारती ने महज 19 साल की अवस्था में संन्यास लिया था, जिसके कुछ ही साल बाद अपने गुरु के निधन की वजह से वे एडनीर मठ के मुखिया बन गए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए 20 से कुछ ज्यादा की उम्र में वो एडनीर मठ के मुखिया बनते हैं और 6 दशक तक इस पद पर रहे, और उनके सम्मान में उन्हें श्रीमद जगत गुरु श्री श्री शंकराचार्य तोतकाचार्य श्री केशवानंद भारती श्री पदंग लावारू के लंबे संबोधन से बुलाया जाता था, यानी उनका यह नाम था। तो यह उनके बारे में हो गया। अब आते हैं हम फिर मुद्दे पे, यानी हमने इंट्रो देख लिया कि भाई केशवानंद भारती का परिचय क्या है। अब आता है केशवानंद भारती की एक्चुअल में परेशानी क्या थी, क्यों वो एक मुवक्किल बन करके मामला लेकर के कोर्ट में गए, यानी क्यों वो कोर्ट में गए। तो केशवानंद भारती की परेशानी क्या थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, उसकी परेशानी ये थी कि जो ये एडनीर मठ है, एडनीर मठ ना केवल अध्यात्म के क्षेत्र में दखल रखता था, यह संस्कृति के अन्य क्षेत्रों जैसे नृत्य में, कला में, संगीत में और समाज सेवा में भी काफी योगदान रखता रहा है। यह चीज आपको दिमाग में रखना, ठीक है ना। भारत की नाट्य और नृत्य परंपरा को बढ़ावा देने के लिए कासरगोड़ और उसके आसपास के इलाकों में दशकों से एडनीर मठ के कई स्कूल और कॉलेज चल रहे थे, और ये स्कूल और कॉलेज एक बहुत बड़ी जमीन में थे। अब देखिए जमीन का मामला आ रहा है।
इसके अलावा यह मठ सालों से कई तरह के व्यवसायों को भी संचालित, यानी ये स्कूल चलाता है, व्यवसाय चलाता है यह मठ, एडनीर मठ। अब देखिए मामला, यानी 60-70 के दशक में कासरगोड में इस मठ के पास हजारों एकड़ जमीन थी। कहां पर? कासरगोड में। किस मठ के पास? एडनीर मठ के पास। एडनीर मठ के पास, याद रखिएगा। यह वही दौर था जब केरल के सीएम ईएमएस नंबूदरीपाद, इनका नाम याद रख लीजिएगा, ईएमएस नंबूदरीपाद के नेतृत्व में केरल की तत्कालीन वामपंथी सरकार भूमि सुधार के लिए काफी प्रयास कर रही थी। यानी भूमि सुधारों की प्रक्रिया केरल की सरकार ने प्रारंभ कर दिया था। समाज से आर्थिक गैर बराबरी कम करने की कोशिशें हो रही थी, यानी कि किसी के पास अधिक भूमि ना हो, भूमि सबको मिले। इसी कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार ने कई कानून बनाकर जमींदारों और मठों, अब देख लीजिए आप, जमींदारों और मठों के पास मौजूद हजारों एकड़ की जमीन अधिग्रहित कर ली। तो अब मठों यानी एडनीर मठ की जमीन देख सकते जो हजारों एकड़ में थी, तो एडनीर मठ की भी बड़ी जमीन, एडनीर मठ की भी जो जमीन है वो बड़े स्तर पर इनके पास से निकल करके यहां चली आई। एडनीर मठ की जो जमीन है वो कहां चली आई? इनके पास चली आई, यानी राज्य सरकार के पास। अब मामला यहीं से बना, अब मामला यहां से बना, यानी एडनीर मठ की संपत्ति भी आ गई इस चपेट में। मठ की सैकड़ों एकड़ की जमीन अब सरकार की हो चुकी थी। अब मामला यहीं से केशवानंद भारती केस अब बन रहा, जरा इसको समझिएगा। ऐसे में एडनीर मठ के युवा प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती ने सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी। अब आइए देखते हैं कि अदालत में चुनौती कैसे दी। ठीक है, तो केशवानंद भारती इस मामले को लेकर कहां पहुंचे? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और किस लिए पहुंचे, किस आधार पर पहुंचे? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, यानी देख लीजिएगा, के लिए पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, क्या है 32 के तहत, कोई भी व्यक्ति अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो ये मौलिक अधिकारों की रक्षा को लेकर के, यानी कि धर्म का प्रबंधन, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। तो अनुच्छेद 25 से 28 इनका एकदम मजबूत आधार था कि भाई हम धर्म का प्रबंधन करने के लिए अपनी जो भी जमीन है उसको हम उस पर हम कई व्यवसाय, कई काम सामाजिक रूप से कर रहे हैं, तो उसको राज्य कैसे ले सकता है? यह हमारी धर्म को प्रबंधित करने की अनुच्छेद 26 की जो पावर है उसको राज्य के द्वारा छीना जा रहा है। यही मामला लेकर के ये गए कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन कौन से मौलिक अधिकार अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। 21 मार्च 1970 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी केरल सरकार के फैसले को, जिसमें इनकी सैकड़ों एकड़ जमीन चली गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे? तो इनकी सैकड़ों एकड़ जमीन ले ली गई, लेकिन वो कानून कौन सा था? तो केरल सरकार ने जो कानून बनाया उसका नाम था स्टेट रिवॉल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1969, यानी स्टेट इसका नाम था। यानी किस केस के तहत केशवानंद भारती की जमीन को ले लिया गया था? तो वो था स्टेट रिवॉल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म एक्ट 1969 के जरिए उनके मठ की जमीन ले ली गई। उनके मठ की जमीन ले ली गई स्टेट रिवॉल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म एक्ट 1969 के जरिए उनके मठ की जमीन ली थी। यानी ये एक्ट आप याद रखिएगा फॉर प्रीलिम्स और वैसे भी जानकारी के लिए भी, क्योंकि केशवानंद भारती केस बहुत चर्चा में है, हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। मैंने कहा न्याय शास्त्र में इससे बड़ा केस कोई हुआ नहीं ना, अभी तक इससे बड़ी बेंच कभी बैठी है, 13 सदस्यीय बेंच। तो हर एक बच्चे को जो यूपीएससी का एस्पिरेंट है, सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट या किसी भी एग्जाम का एस्पिरेंट है, उसको जानना चाहिए कि जब चर्चा हो तो इस पर वो अच्छी चर्चा कर सके। तो ये आप देख सकते हैं उनके मठ की जमीन ले ली। अब केशवानंद भारती को लगा कि सरकार अगर ऐसे मठ की संपत्ति पर कब्जा कर लेगी तो मठ के पास इनकम का संसाधन, यानी मठ की आय कहां से होगी? उसी भूमि से मठ की आय हो रही थी। तो इसीलिए, यानी इसी स्टेट रिवॉल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो केरल सरकार का था, इसी के मतलब प्रतिकार में वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इसीलिए उन्होंने मठ को उसका वाजिब हक दिलाने के लिए कानूनी हल तलाशने का फैसला लिया। अब उन्होंने आधार क्या लिया? तो संविधान के तहत मिले मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
अब कौन कौन से मौलिक अधिकारों का? पहला 25 धर्म का पालन करना और उसके प्रसार का अधिकार। दूसरा अनुच्छेद 26 धर्म से जुड़े मामलों के प्रबंधन का अधिकार। तीसरा आर्टिकल 14 समानता का अधिकार। आर्टिकल 19 एफ संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 31 संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, ये सब शामिल था। तो इतने केस बच्चों याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केस में ये क्या है? यानी केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस में कौन कौन से अनुच्छेद या प्रावधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाया गया, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो आर्टिकल 25 धर्म का पालन करने और उसके प्रसार का, आर्टिकल 26 धर्म से जुड़े मामलों के प्रबंधन का, आर्टिकल 14 समानता का, आर्टिकल 19(1) एफ संपत्ति अर्जित करने का, आर्टिकल 31 संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण का। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये सारी चीजें आपके सामने आ गई। अब देखिए, अब फैसला आया, यानी ये मामला गया, तो संविधान के मूल ढांचे का संशोधन नहीं हो सकता। अब कुछ आने वाला है, यानी स्वामी ने सर्वोच्च अदालत से केरल लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट 1969 को असंवैधानिक, अल्ट्रा वायरस और शून्य घोषित करने की, यानी शून्य घोषित कर दीजिए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं मूल अधिकारों के आधार पर कहा कि इसको आप शून्य घोषित करिए। अब जब भारती की रिट याचिका, यानी केशवानंद भारती 1969 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे थे, उसी दौरान फिर क्या हुआ? केरल लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 1971 पास कर दिया। अब लीजिए, यानी 69 तो था ही था, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए, तब तक एक और 1971 भी पास कर दिया गया और 7 अगस्त 1971 को उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो गए। अब आप देख सकते, यानी अब एक और कानून हो गया। अब इसके बाद केशवानंद भारती केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 13 सदस्यीय संविधान पीठ में हुई, जो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बेंच है। यह भी पीटी के लिए सबसे बड़ी बेंच इसी केस में बनी थी। ठीक है, अब आते हैं, अब यह सुनवाई कब से कब तक चली, यह भी याद रखिए, यानी एक एक चीज, कोई भी चीज केशवानंद भारती केस में छूट ना जाए। यह सुनवाई 31 अक्टूबर 1972 से 23 मार्च 1973 के बीच 68 कार्य दिवसों तक चली, 68 डे चली, आप ये मान के चलिए। और अदालत ने 24 अप्रैल 1973 को 7-6 के बहुमत से, 7 लोग पक्ष में थे और 6 लोग विरोध में थे, 703 पेज में जजमेंट सुनाया। इस फैसले में जस्टिस भी आधे आधे, यानी कि 6 थे, लेकिन तब जस्टिस HR खन्ना ने इस नजरिए का समर्थन किया कि संविधान संशोधन के जरिए संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का संशोधन नहीं होना चाहिए। यानी आधे आधे बटे थे, लेकिन मिस्टर जस्टिस HR खन्ना स्विंग कर गए, यानी कि वो एक पक्ष के साथ आ गए कि संसद संविधान संशोधन कर सकती, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का संशोधन नहीं कर सकती है। ये बात, यही केशवानंद भारती की सबसे बड़ी देन है। अब आते हैं, देखते हैं भाई सहमति रखने वाले जज, यानी कौन फेवर में थे। जिन 7 जजों ने सहमति दिखाई और असहमति रखने वाले जिन 6 ने असहमति दिखाई, इनका नाम क्या आपको सबको याद है? तो जिन 7 जजों ने संविधान को सर्वोपरि मारा, यानी जिन्होंने, उनके नाम थे तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SM सीकरी, जस्टिस KS हेगड़े, तीसरा AK मुखरेजा जस्टिस JM सेलात, जस्टिस AN ग्रोवर, जस्टिस P जगमोहन रेड्डी और जस्टिस HR खन्ना। तो ये सहमति रखने वाले जज थे। असहमति रखने वाले 6 कौन थे? फैसले से असहमति रखने वाले जजों में थे जस्टिस AN रे, जस्टिस DG पालेकर, जस्टिस KK मैथ्यू, जस्टिस MH बेग, जस्टिस SN द्विवेदी और जस्टिस YK चंद्रचूड़। तो आप देख सकते हैं सहमति रखने वाले और असहमति रखने वाले दोनों जज आ गए। अब आते हैं, यानी बेसिक स्ट्रक्चर, यहां पर क्या कहा गया, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का संशोधन नहीं होना चाहिए। अब भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? संविधान की मूल भावना,
आधारभूत संरचना, इसे हम मूल भावना कह सकते हैं, आधारभूत संरचना कह सकते हैं, या इसे हम बेसिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो ये क्या है? इसे हम बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये एक्चुअल में क्या है? क्या है संविधान की मूल भावना? तो आइए देखते हैं संविधान की मूल भावना क्या, यानी कि वह जिसे कोई बदल नहीं सकता, मूल है वो। यानी सबसे पहले संविधान की सर्वोच्चता और संविधान की कुछ एलिमेंट केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आए, ठीक है, जिसे हम मौलिक अधिकार मामले के नाम से भी जानते हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने क्या क्या मूलभूत ढांचा घोषित किया? पहला, संविधान सर्वोच्च है, यह पॉइंट यहां पर घोषित किया गया, यानी संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा कहा गया शक्तियों का पृथक्करण, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का पृथक्करण है, कोई एक दूसरे की शक्ति को अधिग्रहण करने की कोशिश नहीं करेगा। तीसरा, गणराज्यात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार। चौथा, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र कोई बदल नहीं सकता। पांचवा, संविधान का संघीय चरित्र। छठा, भारत की संप्रभुता और एकता। सातवां, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा। आठवां, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मैंडेट। और नौवां, संसदीय प्रणाली। तो ये क्या है? यही है संसद की मूल भावना, यानी या बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना, जो यहां पर बताया गया। अब इसके बाद आते हैं कि भैया क्या केशवानंद भारती को कुछ लाभ हुआ कि ऐसे ही चला गया? अब देखिए वही है, केशवानंद भारती को अपने केस में नहीं मिली राहत। अब आप देख सकते हैं, ठीक है ना, यानी नहीं मिली राहत, यानी कहा गया अपनी याचिका के जरिए स्वामी जी ने करोड़ों देशवासियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा तो की, लेकिन इस फैसले से उन्हें अपने केस में कोई राहत नहीं मिली। उनकी जमीन जो केरल राज्य स्टेट लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत ले लिया गया था, वह भूमि इनको वापस नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केरल भूमि सुधार कानून के उस संशोधन को बरकरार रखा जिसे उन्होंने चुनौती दी थी, यानी कि जो केरल का 1969, 1971, 1973 के कानूनों के बारे में जो चुनौती दी गई थी मूल अधिकारों के आधार पर, अनुच्छेद 25 के आधार पर, 26 के आधार पर, अनुच्छेद 14 के आधार पर, अनुच्छेद 19F के आधार पर, मौलिक अधिकारों पर जो चुनौती दी गई थी, उन्होंने उसको नहीं माना और केरल के जो राज्य कानून है उसको बरकरार रखा है, यानी इस 13 सदस्यीय बेंच के निर्णय में। तो आप देख सकते हैं उनको कोई राहत नहीं मिली, लेकिन उन्होंने इतिहास स्थापित कर दिया। अब आते हैं, देखते हैं केशवानंद भारती मामले में आए इस फैसले से क्या स्थापित हुआ। इससे क्या स्थापित हुआ? इससे यह स्थापित हुआ कि देश में संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, संसद भी नहीं, यानी कि सबसे ऊपर है संविधान। देश में संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, संसद भी नहीं है। यह भी माना जाता है कि अगर इस मामले में 7 जज यह फैसला नहीं देते और संसद को संविधान से किसी भी हद तक संशोधन के अधिकार मिल गए होते, तो शायद देश में गणतांत्रिक व्यवस्था भी सुरक्षित नहीं रह जाती। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। अब आते हैं, देखते हैं फैसले का महत्व। फैसले का महत्व कैसे होता है कि फ्यूचर में उसका क्या इंपैक्ट पड़ा। इस फैसले के 2 साल बाद इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया और संविधान को पूरी तरह से बदल दिया। अब आप याद रखिए, पूरी तरह। लेकिन अब देखिए आपातकाल को, लेकिन आपातकाल के बाद केशवानंद भारती मामले का फैसला ही था जिसकी कसौटी पर कसकर, यानी जो मूल आधार, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया था, उसी कसौटी पर कसकर संविधान को उसके मूल स्वरूप में वापस लाया गया। यानी आपातकाल के दौरान जो भी संशोधन किए गए थे सबको चेंज किया गया बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पर। ऐसे में यह फैसला, यानी केशवानंद भारती केस अगर नहीं आया होता, या अगर इस फैसले में बहुमत ने मान लिया होता कि संसद किसी भी हद तक संविधान में संशोधन कर सकती है, जैसा कि इस पीठ के कुछ जज मानते थे, तो आपातकाल के दौरान हुए संविधान संशोधन शायद कभी सुधारे नहीं जाते। तो यही है केशवानंद भारती केस के फैसले का महत्व। तो कहा जा सकता है कि अपनी बाजी हार कर भी स्वामी केशवानंद भारती इतिहास के बाजीगर, न्यायिक शास्त्र के इतिहास के बाजीगर, होता ना कि यानी अपनी बाजी हार कर भी जो बाजी जीत ले उसे बाजीगर कहते हैं। तो ये वही बाजीगर साबित हुए। फैसले का महत्व है कि अगर आपातकाल के दौरान
जो भी परिवर्तन इंदिरा जी ने संविधान में किया था, अगर मूल ढांचे की संकल्पना नहीं आई होती तो उसको बदला नहीं जा सकता था। यह पॉइंट आप यहां पर ध्यान में रखें। अंत में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। यह बात किसी को भी हैरान कर सकती है कि स्वामी केशवानंद भारती को जिस शख्स नानकी पालकी वाला ने, यानी यही जो है वकील थे जो इनका केस लड़ रहे थे, ने अपनी प्रतिभा के दम पर लोकप्रियता दिलाई थी, उनसे वे फैसला आने तक नहीं मिले थे। याद रखिएगा, नानकी पालकी वाला ही इनका केस लड़ रहे थे। वहीं मुकदमे की सुनवाई के दौरान जब अखबारों में उनका नाम सुर्खियों में छाया रहता था तो उन्हें इसका कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यानी केशवानंद भारती समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। बताया जाता है कि स्वामी जी अपने मामले के बारे में समझते थे कि यह केवल संपत्ति विवाद का मामला है। उन्हें यह पता चला था कि संपत्ति का विवाद, चूंकि उन्होंने उसी पर केस किया था। उन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनके मामले ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिससे भारतीय लोकतंत्र 2 दशकों से जूझ रहा था। माना जाता है कि अंततः इस मामले में फैसला आते ही उनकी निजी समस्या भले ना दूर हो सकी हो, लेकिन देश का बहुत बड़ा कल्याण हो गया, वो बाजीगर बन गए। अब एक और इंपॉर्टेंट आता है कि ये जो फैसला दिया गया एक्चुअल में इसका बेस क्या रहा बच्चों। तो एक कानराड की प्रेरणा का एक सिद्धांत है। क्या है? एक सिद्धांत है कानराड की प्रेरणा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कानराड की प्रेरणा। आप लोग बताइएगा कि ये सारी बातें आप पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इनका नाम है प्रोफेसर डीट्रिच कानराड। क्या नाम है? ये जर्मनी के हीडलबर्ग विश्वविद्यालय में दक्षिण एशिया संस्थान होता है ना, हर एक विश्वविद्यालय में संस्थान होते हैं, दक्षिण एशिया संस्थान, दक्षिण पूर्व एशिया संस्थान, ऐसे संस्थान होते हैं। तो जैसे हीडलबर्ग विश्वविद्यालय के दक्षिण एशिया संस्थान में एक प्रोफेसर थे। नाजी जर्मनी जब था, नाजी जर्मनी यानी कि जब हिटलर का शासन था के दौर में एडोल्फ हिटलर द्वारा वीमर संविधान प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी में जिस संविधान के आधार पर शासन का संचालन होता था, ठीक है ना, का दुरुपयोग किया। इसका दुरुपयोग किया कैसे किया? यदि संसद के 2/3 सदस्यों ने संविधान संशोधन के पक्ष में मतदान कर दिया तो वीमर संविधान संसद को संविधान संशोधन करने की अनुमति दे देता था। यानी 2/3 सदस्यों ने अगर संविधान संशोधन के पक्ष में मत दिया तो इसका मतलब है कि आप संसद में आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। 1933 में हिटलर ने इसी का फायदा उठाया। हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया और उसने इस प्रावधान का इस्तेमाल कर पूरे संविधान को खत्म किया और जनता के अधिकारों को मनमाने तरीके से छीन लिया। यानी तो कानराड की संकल्पना याद रखिएगा। अब जब वीमर संविधान को बदल दिया किसने? हिटलर ने। तो इस अनुभव ने जर्मनी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। यानी हिटलर के बाद एक महत्वपूर्ण सबक दिखाया कि संशोधन जो भी होते हैं पर प्रक्रियात्मक सीमाएं होनी चाहिए। यानी कि संविधान संशोधन पर कोई सीमा थी नहीं, इसलिए हिटलर ने ऐसा किया कि बस केवल 2/3 संसद सदस्य अनुमति कर दें तो आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो यह जर्मनी ने अनुभव किया कि अगर कोई एक प्रावधान रहा होता कि जिससे कि हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन उसकी एक सीमा रहेगी, ऐसा कुछ था नहीं। तो इसी अनुभव से सीख करके, यानी ये हिटलर के अनुभव से सीख करके फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का नया संविधान बना। यानी हिटलर के बाद जो जर्मनी बना, जिसे बेसिक लॉ कहते हैं। फेडरल यानी कि वीमर संविधान से अलग क्या बना? वीमर संविधान से अलग एक नया संविधान बना गया। इससे सीखते हुए बेसिक लॉ, और बेसिक लॉ में क्या था? संशोधन की शक्ति पर ठोस सीमाएं लागू कर दी गई। यानी बुनियादी सिद्धांतों के प्रावधानों में किसी भी संशोधन पर स्पष्ट रूप से रोक। यानी जो नया संविधान बना, जो वीमर संविधान था, जिसमें 2/3 संसद सदस्यों की सहमति से आप संशोधन कर सकते हैं, जिसका एडोल्फ हिटलर ने नाजी जर्मनी के शासक के रूप में बुरा फायदा उठाया। अब एक बेसिक लॉ, एक नया वीमर संविधान को हटा करके एक नया संविधान लाया गया जिसे बेसिक लॉ कहते हैं या फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का नया संविधान कहते हैं।
वहां पर संशोधन की शक्ति पर कई सीमाएं लगा दी गई, यानी वहां पर एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया, ऐसा आप कह सकते हैं। इस क्लाज को इटर्निटी क्लाज कहा गया। तो फरवरी 1965 में, अब याद रखिएगा, फरवरी 1965 में ये जिनके बारे में आपने पढ़ा, प्रोफेसर कॉनराड, तो प्रोफेसर कॉनराड ये बातें, कॉनराड को भारत में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया गया, जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, जिसमें उन्होंने संशोधन की शक्ति की निहित सीमा, उनका टाइटल था संशोधन की, यानी संविधान संशोधन शक्ति की निहित सीमा विषय पर अपनी बात कही। और कॉनराड ने वहां पर कहा था कि संशोधन के लिए जिम्मेदार निकाय चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, यानी संसद चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता है जो कि उसके संवैधानिक अधिकार का समर्थन करता है। यानी प्रोफेसर कॉनराड ने यह भाषण दिया था कि संसद कितनी भी ताकतवर हो जाए, संसद कितनी भी ताकतवर हो जाए, लेकिन कुछ मूल हैं जिसका परिवर्तन वह नहीं कर सकती। तो यह जब उन्होंने यहां व्याख्यान दिया तो भारत के विचारकों पर भी इसका गहरा इंपैक्ट पड़ा। तो कहा जाता है, कुछ विश्लेषक ये कहते हैं कि 24 अप्रैल और 73 को जो निर्णय आया केशवानंद भारती केस में, उस पर कॉनराड का प्रभाव रहा है, कॉनराड के विचारों का प्रभाव रहा है। बीमर गणतंत्र का किस प्रकार से, बीमर गणतंत्र के संविधान का किस प्रकार से, यानी बीमर संविधान का किस प्रकार से हिटलर ने अपने हक में उपयोग किया, वह प्रभाव था। और संभवतः इसीलिए यह परिवर्तन किया गया, यानी आधारभूत संरचना का सिद्धांत भारतीय न्यायशास्त्र में लाया गया। मेरे प्यारे बच्चों, यह रहा आपका आज का टॉपिक। कैसा रहा मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैंने वो सारी चीजें रखने की कोशिश करी हैं जो शायद आप लोगों ने, इसमें से कई ऐसी बातें शायद आपने सुनी ना हो, किताबों में नहीं है। मैंने कुछ इकट्ठा किया, इधर उधर से बिखरे हुए सूत्रों को मिलाया, अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करी। बाकी आप सब बच्चों के ऊपर आपको कितना पसंद आता है। और उसके साथ हिंदी साहित्य जो बच्चे ऑप्शनल रखना चाहते हैं, वैकल्पिक विषय, भाषा खंड से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है 24 मई से। और फटाफट आप एडमिशन, 1 साल का एडमिशन आप यहां पर ले लें, 24,000 मात्र फीस है। एम लक्ष्मीकांत डेली, यानी कल सुबह हम फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे। एम लक्ष्मीकांत की क्लास बिल्कुल मत छोड़िए। और उसके साथ साथ द हिंदू और पीआईबी, ये शाम को, डेली शाम को 6 बजे मैं मिलता हूं, जिसमें प्रीलिम्स, एथिक्स, एसे, जीएस मेंस पेपर 1, 2, 3, इंग्लिश कंपलसरी, सभी ऑप्शनल, सारा मैं इन एडिटोरियल्स में इंटरलिंक कर देता हूं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और ठीक उसी दिन शाम को 7:30 बजे मैं क्या करता हूं, यानी प्रीलिम्स फंडा, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी बेस्ड 15 प्रीलिम्स के क्वेश्चन रखता हूं, उसका आप आंसर करते हैं। डेली हमारी प्रैक्टिस होती है। टारगेट है 1 वर्ष में 5000 क्वेश्चन करना, यही अपना टारगेट है। ये मेरा कोड है SK लाइव, तो बच्चे मेरा कोड SK लाइव यूज करें और अनअकैडमी पर आए। टेलीग्राम चैनल है सुनील अभिव्यक्ति @अनअकैडमी, तो आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सबसे एक छोटे से ब्रेक के बाद शाम को द हिंदू में। तब तक के लिए जय हिंद, लेट्स क्रैक इट, गॉड ब्लेस यू।